दोस्तों, एजुकेशन बोर्ड में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हम प्रधानमंत्री तक बहुत बारीकी से समझ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि हम इन लेक्चर सीरीज के साथ-साथ इनकी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश सभी की प्रैक्टिस हम एमसीक्यूज़ फॉर्म में व्याख्या सहित करवा रहे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो चेक कर सकते हैं। जहाँ पर आपको बहुत ही व्यवस्थित ढंग से, प्रॉपर तरीके से, टॉपिक वाइज़ आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इसमें हम संसद को समझेंगे। संसद के कितने अंग होते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, कितनी सदस्य संख्या होती है, कितने पदाधिकारी होते हैं, ये सब चीज़ें हम बहुत बारीकी से इस सेशन में समझेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत हम संसद भवन से करेंगे। ये संसद भवन कब बनाया गया और ये किसने बनाया? तो देखिए, अगर इसके निर्माण की बात करें तो 1921 से लेकर 1927 तक इसका निर्माण चला। आधारशिला की अगर मैं बात करूँ, तो 12 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई। तो तकरीबन 6 साल इसका निर्माण चला। अगर आर्किटेक्ट की बात की जाए, तो आप सब जानते हैं कि दिल्ली के वास्तुकार कौन हैं? उनका नाम है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस इसके वास्तुकार हैं और इनके साथ में इनके पार्टनर थे हर्बर्ट बेकर। ये दोनों लोग संयुक्त रूप से इसके वास्तुकार माने जाते हैं संसद भवन के। देखिए, वैसे तो आपको संसद भवन हो, इंडिया गेट हो या फिर राष्ट्रपति भवन हो, इन सबको विज़िट करना चाहिए। और अभी तक आपने अगर विज़िट नहीं किया है, तो आप कोशिश करिएगा कि इनको एक बार ज़रूर विज़िट करें। जब आप संसद को विज़िट करने जाएँगे, तो गेट नंबर 5 पर पहुँचेंगे। गेट नंबर 5 पे, यहाँ पर आपको एक बच्चे की प्रतिमा मिलेगी देखने को। ये बच्चे की प्रतिमा किसी और की नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की बचपन की प्रतिमा है, सोचते हुए। और इसके नीचे लिखा हुआ है, "पालक प्रजापालक चंद्रगुप्त मौर्य भावी भारत निर्माण की कल्पना में।" तो ये आपको गेट नंबर 5 पर देखने को मिलेगा। जब आप गेट नंबर 5 से अंदर की तरफ बढ़ेंगे, केंद्रीय कक्ष में, तो उस दरवाजे के ऊपर आपको पंचतंत्र देखने को मिलेगा। पंचतंत्र, पंचतंत्र। और ये पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं। यहाँ पर एक श्लोक लिखा हुआ है और वो है, "अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरिताना तु वसुधैव कुटुम्बकम्।" इसका मतलब होता है, यह मेरा है, वह पराया है। इस तरह की धारणा संकीर्ण यानी छोटे मन वालों की होती है। विशाल यानी बड़े हृदय वाले लोगों के लिए तो सारा विश्व ही उनका कुटुंब होता है। इसका मतलब है ये। ये आपको संसद के केंद्रीय कक्ष में देखने को मिलेगा, पंचतंत्र के रूप में, ठीक है? अब हमारी जो संसद बनाई गई, ये 1921 से लेकर के 27 तक बनाई गई, तो मतलब 27 के हिसाब से ही वहाँ पर सीटें हैं। लेकिन आज आपको पता है कि 2026 में ये सीटें बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जब हमारी संसद बनाई गई थी, सीटों का निर्धारण हुआ था, तो वो जनगणना 1971 के हिसाब से चलती आ रही है अब तक, सदस्य संख्या। तो उस समय तो ये छोटा था एरिया, लेकिन जब 2026 में ये जब बढ़ाई जाएँगी, तो यहाँ पर सदस्य संख्या ज़रूर बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से तो स्पेस भी कम हो गया। साथ में ये पुराने ज़माने की बनाई हुई है, तो उतनी हाई-टेक भी नहीं है, लेकिन अब ज़रूरत है इनको हाई-टेक करने की, स्पेस बढ़ाने की। और इनके ऑफ़िसेज़ बहुत दूर-दूर थे। किसी का ऑफ़िस कहीं है, किसी का ऑफ़िस कहीं है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं संसद में, इनके पदाधिकारी होते हैं, उनके ऑफ़िस होते हैं, तो ये सब बहुत ज़्यादा दूर-दूर थे। तो इनको पास लाने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए संसद ने निर्णय लिया कि हम एक और संसद भवन बनाएँगे नया, जो कि बहुत ही हाई-टेक होगा, जिसमें सीट्स की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, डिजिटल रूप से बनाया जाएगा, जिसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं, संसद भवन ने निर्णय लिया और निर्णय लेकर के अब एक नई संसद बनाई जा रही है, जो कि सेंट्रल विस्टा के नाम से जानी जा रही है। तो नया संसद हम जानेंगे सेंट्रल विस्टा, ये सेंट्रल विस्टा के नाम से जानेंगे। अगर इसके आर्किटेक्ट की बात करें, तो इनके हैं विमल पटेल। विमल पटेल इसके वास्तुकार हैं, जो कि पहले पद्मश्री पुरस्कार भी पा चुके हैं। अगर ये बात करें कि ये प्रोजेक्ट बना कौन रहा है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स इसको बना रहा है। 971 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं और इसमें सीटों की संख्या लगभग 888 888 के बराबर होगी। एरिया की अगर बात करें, तो 64,500 स्क्वायर मीटर, 64,500 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होगी, जो कि आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेस भी काफ़ी होगा और सभी के ऑफ़िस उसी में हो जाएँगे, तो दूर-दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, यहाँ पर हमने संसद भवन के बारे में समझ लिया।
अब हम समझते हैं संसद का गठन कैसे हुआ है। संसद का गठन, यहां पर हेडिंग बनाएंगे, संसद का गठन, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अगर संसद शब्द की बात करें तो ये पार्ले एक शब्द होता है जो कि फ्रेंच भाषा का है, वहां से आया है पार्ले। भाई पार्लियामेंट ही तो नाम है इसका। तो पार्ले शब्द से हमारे देश की संसद जो है, ये शब्द वहीं से लिया गया है पार्ले, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बोलना, विचार विमर्श करना, का मतलब ये होता है बोलना और विचार विमर्श करना। विमर्श, इसका मतलब होता है। देखिए हमारे यहाँ की जो संसद है वो एक मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, उस पर आधारित है। अब ये वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है, ये आप समझ लीजिए। वेस्टमिंस्टर, ये प्रणाली क्या है? ये मॉडल शासन की एक ऐसी प्रणाली है जो यूके में अपनाई गई है, ब्रिटेन में अपनाई गई है, और वहां पर जो एरिया है, जो बिल्डिंग है, जो पैलेस है, उसको हम वेस्टमिंस्टर के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको नाम दे दिया गया वेस्टमिंस्टर प्रणाली। तो हमारी संसद जो है किसके प्रणाली पर आधारित है? वेस्टमिंस्टर, क्योंकि हमने संसद को ब्रिटेन से ही कॉपी किया है। तो ये ब्रिटेन का संसद है, जो पैलेस है उसको हम वेस्टमिंस्टर पैलेस भी कहते हैं। ठीक है? आर्टिकल नंबर 79 जो कि ये कहता है कि हमारी संसद के 3 अंग होंगे। आर्टिकल नंबर 79, आर्टिकल नंबर 79 ये कहता है कि संसद के 3 अंग होंगे। अब वो 3 अंग कौन-कौन से हैं? वो हम समझते हैं। पहला, एक होगा राष्ट्रपति, ये संसद के अंग हैं राष्ट्रपति। दूसरा, लोकसभा। तीसरा, राज्यसभा। इन 3 अंगों से मिलकर के संसद बनेगी। ठीक है? राष्ट्रपति आप सब जानते हैं कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। लोकसभा, इसको हम प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन। और ये लोकप्रिय सदन भी होता है, क्योंकि जब हम चुनाव करते हैं तो लोकसभा सदस्यों का करते हैं, तो पब्लिक में ज़्यादातर चर्चा किसकी होती है? लोकसभा की, क्योंकि इसी को वोट देते हैं हम। तो इसीलिए ये लोकप्रिय सदन भी है, लोकप्रिय सदन। क्योंकि राज्यसभा को हम डायरेक्टली चुनते नहीं हैं। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं हम डायरेक्टली नहीं चुन रहे हैं उनको, इसलिए इनकी लोकप्रियता इतनी नहीं होती है, लोकसभा की होती है। और इसको हम निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। राज्यसभा, ये द्वितीय सदन के रूप में भी जाना जाता है, द्वितीय सदन। और इसको हम उच्च सदन के रूप में भी जानते हैं। इतनी बात यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम ये जानते हैं कि भारत की जो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम संसद के रूप में जान रहे हैं। तो क्या ब्रिटेन में भी इसी नाम से जानते हैं? जी हाँ, ब्रिटेन में भी वहाँ पर क्राउन या फिर पार्लियामेंट के नाम से ही जानते हैं। लेकिन यही सेम काम जैसे कि हमारे यहाँ पर है, ये अमेरिका में इसको संसद के रूप में नहीं जाना जाता। नाम वहाँ पर हो जाता है कांग्रेस। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। भारत, जिसको हम संसद के नाम से जानते हैं, जो हमारे यहाँ की संसद है उसको संसद के नाम से जानते हैं, और इसके कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। एक है उच्च सदन और एक है निम्न सदन। उच्च सदन में हमने अभी बताया आपको, यहाँ पर है राज्यसभा, और निम्न सदन में है लोकसभा। ये अपर हाउस, ये लोअर हाउस। अपर हाउस और ये है लोअर हाउस। तो हमारे यहाँ पर 2 हैं, राज्यसभा, लोकसभा, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। इसी तरीके से अगर ब्रिटेन में बात करें, तो ब्रिटेन में हम क्राउन या फिर पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। और इसके भी 2 सदन हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। लेकिन हमारे यहाँ पर उच्च सदन को हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं। वहाँ पर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, इसके नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ पर राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और निम्न सदन को वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स।
ठीक है? अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका, अमेरिका में हम संसद के नाम से नहीं जानते, वहाँ पर जानते हैं कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस। और वहाँ पर भी 2 सदन हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को हम सीनेट के नाम से जानते हैं, सीनेट। और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? तो ये हमने जाना जो महत्वपूर्ण हमारे लिए ज़्यादा हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के बारे में। हालाँकि ये इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें और देशों की पार्लियामेंट को या संसद को हम किस नाम से जानते हैं, ये हमें जान लेना चाहिए। तो चलिए हम उसके बारे में थोड़ा-सा जान लेते हैं, कि कौन-कौन से देश हैं जिनका जो संसद है, उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं और बाकी के जो देश हैं, उनके संसद को हम किस नाम से जानते हैं। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट, ये नाम किस-किस देश की संसद का है? तो ये है, जैसा कि अभी हमने बात की, ब्रिटेन, ब्रिटेन का है। साउथ अफ्रीका, वहाँ पर भी इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया पे भी, ब्रिटेन हमने देख लिया, कनाडा और आयरलैंड। ये देश हैं यहाँ पर, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट बोलते हैं, इनके यहाँ पर भी संसद को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर संसद नहीं बोलते वो, वहाँ पर कुछ और नाम हैं। तो हमारे सबसे नज़दीकी पड़ोसी, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पड़ोसी, आपका प्रिय पड़ोसी, पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में जानें, तो यहाँ की संसद को हम नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, ये पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के बाद अब थोड़ा-सा ऊपर बढ़ेंगे, अफ़गानिस्तान। यहाँ की संसद को हम शोरा के नाम से जानते हैं, शोरा। याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। चीन, आपका एक और पड़ोसी, बहुत ही प्रिय, चीन, इसको जानते हैं हम नेशनल पीपल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, इसके नाम से ये संसद जानी जाती है। उसके बाद दूसरा पड़ोसी नेपाल, नेपाल का है राष्ट्रीय पंचायत। देखिए, मैं कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ। जनरली मैंने देखा है कि जब भी इंडियन पॉलिटी कोई पढ़ाता है, तो इन सबको नहीं बताते हैं कि इन देशों की जो संसद है, उसको किसके नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ से भी फैक्ट्स पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की है। भूटान, भूटान को हम जानते हैं क्योंगडू, यहाँ की जो संसद है उसको हम क्योंगडू के नाम से जानते हैं, भूटान। भूटान के बाद बांग्लादेश नीचे की तरफ, बांग्लादेश, और बांग्लादेश का है जातीय संसद, जातीय संसद। बांग्लादेश के बाद आप और पड़ोसी लें नीचे की तरफ, यानी राइट में, हमारे पूर्व में एक है म्यांमार। म्यांमार को हम जानते हैं प्यूदांगशु हलूताव, प्यूदांगशु हलूताव। यहाँ की संसद इसके नाम से जानी जाती है। आप इनको नोट करिएगा। म्यांमार के बाद और पड़ोसी हमारा नीचे की तरफ, दक्षिण में, मालदीव है, मालदीव। मालदीव की है मजलिस। अच्छा, मजलिस के लिए आप 2 कंट्री याद रखना, एक मालदीव है और इसके साथ में ईरान भी है। ईरान और मालदीव, इन दोनों की संसद का नाम मजलिस है। उसके बाद श्रीलंका, ये हमने पड़ोसी देश देखे हैं। श्रीलंका, श्रीलंका की है श्रीलंका पर्लियोमेंथुवा, श्रीलंका मेंथुवा, पर्लियोमेंथुवा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण, ज़्यादा फ़ेमस जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि फ्रांस है, नेशनल असेंबली है, रूस का आप ले लीजिए, रूस, ड्यूमा, क्योंकि रूस और यूक्रेन का एक भयानक युद्ध हुआ है अभी, तो इसलिए रूस का पूछा जा सकता है। रूस का है ड्यूमा, मलेशिया है दीवान निगारा, जापान का है डाइट, जापान लिख लीजिए, जापान डाइट, ठीक है? ये हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देख लिए हैं कि उनकी संसद को हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने संसद का गठन देख लिया और संसद के कितने अंग होते हैं, ये देख लिया। अब जो कि हमने बताया कि संसद के 3 अंग होते हैं और वो 3 अंग कौन-कौन से हैं? लोकसभा है, राज्यसभा है। तो शुरुआत में अगर आर्टिकल की बात करें, तो शुरुआत में राज्यसभा का आता है। लेकिन हमारा पहला सदन, प्रथम सदन, जिसको लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं, लोकसभा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग बनाएँगे लोकसभा के बारे में।
हेडिंग बनाते हैं लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। जनता द्वारा सीधे निर्वाचित होकर आते हैं यहाँ के सदस्य। इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। अगर मैं पहले लोकसभा के गठन की बात करूँ, तो प्रथम लोकसभा गठन ये हुआ 17 अप्रैल को 1952 में, और इसकी बैठक जो हुई थी, प्रथम बैठक, ये हुई थी 13 मई को। अप्रैल में गठन हुआ और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। गठन का उल्लेख आप जानते हैं कि 81 और 331 में दिया गया है। लोकसभा की संरचना आर्टिकल नंबर 81 में दिया हुआ है। जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और इसमें देश में लागू किया गया, तब यहाँ पर सीटों की संख्या 500 थी। ये बात आप याद रखेंगे। लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या थी वो 500 थी। लेकिन आज की डेट में तो ज़्यादा है। अब ये किस प्रकार से बढ़ाई गई, किस-किस संविधान संशोधन में बढ़ाई गई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसके लिए पहला संविधान संशोधन, यानी इन लोकसभा के सदस्यों के रिगार्डिंग पहला संविधान संशोधन था 7वां। 7वां संविधान संशोधन, जिसमें सीटों की संख्या 500 से बढ़ा करके 520 कर दी गई। और आप सब जानते हैं कि हमारे देश में राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दोनों का ही हमारी लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता है। तो यहाँ पर दोनों में बाँट देते हैं इसको, तो यहाँ पे 520 में से 500 सीटें तो हो जाती हैं राज्यों के लिए, और 20 सीटें हो जाती हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। बात क्लियर है? इस 7वें संविधान संशोधन के बाद इसका दुना होता है 14वां संविधान संशोधन। ये किया गया और इसमें सीटों की संख्या डायरेक्ट 550 कर दी गई, जिसमें से राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटें थी 525, और 25 हो गई केंद्र शासितों के लिए। और इसके बाद 31वां संविधान संशोधन होता है। 31वां संविधान संशोधन, इसमें सीटों की संख्या 545 कर दी गई, 5 घटा दिए गए, 545। और आप सब जानते हैं कि 545 में से 525 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। ये राज्यों के लिए और ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटें रिज़र्व हो गई। अच्छा, इसके बाद में गोवा और दमन-दीव पुनर्गठन अधिनियम आया। तो ये सीटें बाद में, यहाँ पर आप लिख लेंगे गोवा, दमन-द्वीप पुनर्गठन अधिनियम। ये कब आया? 1987 में। 1987 में ये सीटें टोटल कर दी गई 550। ये एट प्रेजेंट की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस समय हमारे देश में 550 सीटें हो गई, जिसमें से 530 सीटें राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगी, राज्यों का, और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों का। बात क्लियर है? 500 सीटें हो गई, 550 सीटें हो गई, जिसमें से कि 530 सीटें राज्यों के लिए और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रिजर्व हो गई। बात क्लियर है? आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे यहाँ पर लोकसभा में मैक्सिमम 552 सीटें हो सकती हैं। तो देखिए, ये 552 का अगर ब्रेक डाउन करें हम, तो 530 राज्यों के लिए, 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए और 2 ये थी आंग्ल भारतीयों के लिए। आंग्ल भारतीयों के लिए रिज़र्व थी, इनको नॉमिनेट किया जाता था, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। 2 सीटें थीं, लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, अभी राज्यसभा पे बाद में जाएँगे, वहाँ पर 12 सीटें नॉमिनेट की जाती हैं, यहाँ पर 2 सीटें नॉमिनेट की जाती थी, और ये दोनों आंग्ल भारतीयों की थी। आंग्ल भारतीय क्या होते हैं? मैंने जब आपकी इंडियन पॉलिटी के शुरुआत में लेक्चर्स लिए, मैंने प्रॉपर तरीके से आपको सब समझाया है कि आंग्ल भारतीय क्या होते हैं। अब यहाँ पर समझिए, 552 सीटें मैक्सिमम हो सकती थी, जिसमें से 530 सीटें राज्यों के लिए और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जिसमें से 2 सीटें और अगर हम देखें तो 530 प्लस 20 और प्लस 2 552 हो जाती हैं, 2 आंग्ल भारतीयों के लिए। लेकिन इसके लिए एक संविधान संशोधन होता है 104वां, और ये अभी लेटेस्ट हुआ 2019 में। इसमें क्या किया गया? आर्टिकल नंबर 334 के तहत निर्धारित समय था इन आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का, कि ये 70 साल तक था। लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन में 70 साल से आगे नहीं बढ़ाया गया। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अब हमारे लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों का चुनाव नहीं होगा, मतलब कि उनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा।
यही बात हुई ना? इसका मतलब ये है कि हमने ये तय कर रखा था 70 साल तक, हम इसको बार-बार बढ़ा रहे थे। जैसे रिज़र्वेशन है आज की डेट में, वो बार-बार हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। उसी तरीके से आंग्ल भारतीयों का रिज़र्वेशन लोकसभा में 70 साल के बाद बढ़ाया नहीं गया। इसको कब खत्म किया गया? 104वें संविधान संशोधन 2019 में, और ये आर्टिकल नंबर 334 के तहत आता है। तो एट प्रेजेंट हमारे देश में स्थिति बनती है कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम कितनी सीटें हो सकती हैं? 550। अगर 552 दे करके वो पूछता है, तो मतलब वो पुराने समय की पूछ रहा है आंग्ल भारतीय ऐड करके। लेकिन अब तो आंग्ल भारतीय नहीं किए जाएँगे ना, तो हमारे यहाँ पर स्थिति बनती है 550 की मैक्सिमम, ठीक है? लेकिन अगर वो पहले से पूछता है 2019 से, जब हमारा 104वां संविधान संशोधन हो गया, और ये लागू कब से है? 25 जनवरी 2020 से। अगर 25 जनवरी 2020 से पहले की बात करें, तो वहाँ पर 552 सीटें हमारी मैक्सिमम हो सकती थी। ये मैक्सिमम का क्राइटेरिया है। लेकिन हमारे देश में एट प्रेजेंट 543 सीटें हैं। ये बात आप याद रखेंगी, ठीक है? 543 सीटें। बात क्लियर है? प्लस 2 आंग्ल भारतीयों की सीटें, जो कि हमने अब खत्म कर दी। चलिए, यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि ये सीटों का आवंटन लोकसभा में हमारी जनगणना हुई थी 1971 की, इसके आधार पर है। सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है, लेकिन राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन ये 2001 के आधार पर है, जो कि 87वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया। खैर, इसको छोड़िए, आप पहले ये समझिए कि 1971 की जनगणना के आधार पर हमने सीटों का निर्धारण कर रखा है, 1971 के हिसाब से। लेकिन फिर अब हमने ये तय किया बाद में, 1971 के बाद, कि हम इसको 2000 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, सन 2000 तक। हम जितनी सीटें हैं, हम इनको इतना ही रखेंगे। लेकिन बाद में एक संशोधन होता है, और वो संशोधन था 84वां। 84वां संविधान संशोधन, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया, यानी लोकसभा ने तय किया कि ये 1971 के आधार पर जो हम लोकसभा में सीटों का प्रतिनिधित्व हम निर्धारित कर रहे हैं, सीटों की संख्या निर्धारित कर रहे हैं, ये हम 2000 तक नहीं छेड़ेंगे। लेकिन बाद में 84वें संविधान संशोधन में इसमें तय किया गया कि अब हम इसको 2026 तक नहीं छेड़ेंगे। मतलब कि लोकसभा में जितनी भी सीटें हैं, उनका निर्धारण हमने तय किया 2026 तक ऐसा ही रहेगा, 1971 की जनगणना के हिसाब। आप सब जानते हैं कि 2021 में जनगणना हुई है। अब इसके बाद 2031 में जनगणना होगी, और हमने सीटों का ये तय कर रखा है कि 2026 तक हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो मतलब हमारा ये तय लगता है कि 2031 की जब जनगणना होगी, उसके आधार पर हम मान सकते हैं कि लोकसभा में सीटों का जो सदस्य संख्या है वो बढ़ेगी। और जब सीटों की सदस्य संख्या बढ़ेगी, तो हमारे पास प्रॉपर स्पेस तो है नहीं संसद भवन में, तो संसद भवन इसीलिए नया बनाया जा रहा है, जिसको हम सेंट्रल विस्टा के नाम से जान रहे थे। बात आपको क्लियर समझ में आ गई? 84वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि हमने ये तय किया कि हम 2026 तक इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसमें लोकसभा की सदस्य संख्या 1931 की जनगणना के हिसाब से है। जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब वहाँ पर हमारी 500 लोकसभा सदस्य थे। जिसके बाद हमने 7वां संविधान संशोधन किया, जिसमें कि हमने सीटें 520 कर दी, जिसमें से कि 500 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। फिर उसके बाद 14वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें कि हमने सीटों की संख्या 550 कर दी। 525 हमने राज्यों के लिए रखा, और 25 हमने केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रखा। उसके बाद हमने 31वां संविधान संशोधन किया, 545 सीटें हमने कर दी। ये बहुत पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। जिसमें कि हमें 525 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय रखा, ठीक है? और उसके बाद फिर लास्ट में आता है गोवा, दमन द्वीप अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम 1987, जिसमें कि हमने सीटों का निर्धारण किया कि हमारे देश की लोकसभा में 550 सीटें रहेंगी, जिसमें से कि 530 सीटें राज्यों के लिए और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तय रहेंगी। 2 हमने बता दिया, आंग्ल भारतीयों की सीट रिजर्व हुआ करती थी, नॉमिनेट किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि 104वें संविधान संशोधन 2019 में ये खत्म कर दिया गया, 334 आर्टिकल के तहत, कि अब हम आंग्ल भारतीयों को इसमें नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब सीटें बच जाती हैं टोटल 550, यानी मैक्सिमम हमारे यहाँ पर 550 सीटें हो सकती हैं। अगर पुराने हिसाब से पूछता है तो 552 हो सकती हैं, जिसमें से 2 आंग्ल भारतीयों की सीट हम निकाल दें, तो हमारे पास 550 सीटें बचती हैं। अगर एट प्रेजेंट की बात करें, तो हमारे देश में लोकसभा में 543 सीटें हैं, और ये हमने तय कर रखा है कि 2026 तक हम इनमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। और आप सब जानते हैं कि 2026 में तो जनगणना नहीं होनी, ये होनी है हमारी 2031 में। ठीक है? चलिए, यहाँ तक हमने सारी बात समझ ली। अगर अब हम आगे बात करें कि लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। यहाँ पे हम सदस्यों का निर्वाचन देखते हैं। तो देखिए,
सदस्यों का निर्वाचन आप सब जानते हैं कि 18 साल का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? मतदान कर सकता है। बट जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब ये नहीं था। तब वहाँ पर मैक्सिमम कोई उम्र नहीं, मिनिमम जो उम्र थी, वो थी 21 वर्ष। मिनिमम 21 वर्ष का आदमी मतदान कर सकता था, लेकिन आज की डेट में 18 वर्ष का आदमी मतदान कर सकता है। तो ये कब किया गया? ये किया गया 61वें संविधान संशोधन 1989 में। 1989 61वें संविधान संशोधन में ये किया गया कि इसमें मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। तो आज की डेट में है, वो हम पढ़ते हैं 18 वर्ष, और वो 18 वर्ष कब हुआ? 61वें संविधान संशोधन 1989 में। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, किसी भी क्षेत्र से। यानी वहाँ पर क्या होना चाहिए? हमारे देश की किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। यानी वो मतदाता होना चाहिए हमारे देश का, कहीं का भी हो सकता है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको आगे बता दूँगा, सिक्किम का। सिक्किम में समझने वाली बात बस इतनी सी है, हालाँकि मैं इसको आगे भी प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँगा। यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ़ इतनी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है, तो वो देश में किसी भी हिस्से से लड़ सकता है। लेकिन सिक्किम से लड़ने के लिए शर्त बस यही है कि वह सिक्किम का निवासी होना चाहिए। निर्वाचन लड़ सकता है जहाँ का वो निवासी है। अगर उसका मतदाता सूची में नाम है, सिक्किम का है, उस क्षेत्र में नाम है, तो केवल सिक्किम में वही लड़ सकता है। हर कोई व्यक्ति जाकर के सिक्किम में नहीं लड़ सकता। आप देख रहे हैं कि मोदी जी कहाँ के निवासी हैं, उनका कहाँ पर नाम है, लेकिन वो बनारस से लड़ते हैं। अब आप जैसे देखिए सोनिया गांधी है, वो कहाँ की हैं, कहाँ से लड़ती हैं, है ना? ये बड़े-बड़े ज़्यादातर राजनाथ सिंह है, वो कहाँ के हैं, कहाँ से लड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब ये है कि देश की किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। लेकिन सिक्किम के साथ ऐसा नहीं है, सिक्किम में केवल सिक्किम निवासी ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है? आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, कितनी उम्र होती है, ये समझ में आ गया। संसद के बारे में हमने थोड़ा-सा यहाँ पर जाना है, आगे का इससे हम प्रॉपर तरीके से और ये जानेंगे कि हमारा लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के पदाधिकारी कौन-कौन होते हैं, सदस्य बनने की योग्यता क्या-क्या होती है, संसद सदस्यों का पद रिक्त होना, इस स्थिति में क्या-क्या क्लॉज़ होते हैं, अधिवेशन कब होते हैं, गणपूर्ति, कोरम कितना होना चाहिए, ये सब हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। हमने इस लेक्चर में केवल यहीं तक किया है, आगे का जो बच जाता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये बातें सब समझ में आएँगी। इसके आप नोट्स बनाइएगा और ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय एंड टेक केयर।